जैसा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मिस स्कीम के केस में देखा गया है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी किडनैपिंग्स और डिसअपीयरिंग के केसेस हैंडल करने में खास इफेक्टिव नहीं है। टाइम सेंसिटिव बच्चा चोरी के केसेस में भी पुलिस काफ़ी निकम्मा एटीट्यूड दिखाती है और ज़्यादातर केसेस में तेज़ी से रिस्पॉन्ड करने में फेल हो जाती है। सो आपके कहने का मतलब है कि ये सब किडनैपिंग्स पैसों के लिए नहीं की गई हैं? आई मीन किडनैपिंग के केस में किडनैपर कुछ डिमांड करता है, लेकिन इस केस में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये किडनैपिंग्स पैसों के लिए होती तो मुजरिम बच्चों को टारगेट करता, क्योंकि उन्हें किडनैप करना काफ़ी इजी होता है। ओके, काफ़ी रेस्ट हो गई, अब टीवी बंद करके पढ़ने बैठते हैं। ओके बेटा, जब टीचर तुमसे कुछ बोल रही हो तो एटलीस्ट तुम्हें उन्हें जवाब तो देना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं सर? हाँ, फिलीपींस में मेरी एक बिजनेस ट्रिप है। सो मेरे लिए आज आप जिन का ध्यान रखिएगा, और अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तो मेरी तरफ से आपको फुल परमिशन है उसे डांटने की। तो ठीक है, मुझे चलना चाहिए। जिन, अपनी टीचर की बात सुनना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? ओके पापा। तुम्हारे पापा काफ़ी बिजनेस मीटिंग्स में जाते हैं। चलो, इसी बहाने आज हमें टाइम मिला है तो हम अच्छे से स्टडी करेंगे। हाँ जरूर। सो तुम्हारे पापा कितने साल के हैं? मैंने सुना है तुम्हारी माँ 15 साल पहले गुजर गई थी, राइट? देखो मैम, पिछले साल 16 जनवरी, 25 अप्रैल, 8 दिसंबर। आपको पता है ये कौन सी डेट्स हैं? इन सभी दिन मेरे पापा बिजनेस ट्रिप पर गए थे। ओके, तो मुझे ज़रा बाथरूम जाना है। श्योर, जल्दी आना, आज हमें काफ़ी सारी पढ़ाई करनी है। सोलह जनवरी, 25 अप्रैल और 8 दिसंबर, वो दिन जब मेरे पापा बिजनेस ट्रिप पर गए थे। वही दिन जब इस इलाके में कोई गायब हुआ था। सुबह सुबह जिन रेडी होकर स्कूल के लिए निकलता है कि रास्ते में उसे एक ट्यूशन टीचर रिक्वायरमेंट का एक पोस्टर दिखता है। वो इधर उधर देखता है और उस पोस्टर को फाड़ देता है। दूसरी ओर जिन के पापा कहीं और जा रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में दो लोग बहस करते हुए दिखते हैं। एक नौजवान आदमी एक बूढ़े आदमी पर चिल्ला रहा था। यह देखकर जिनके पापा वो बहस सुलझाने के लिए आगे आते हैं कि बात और बढ़ जाती है और वो नौजवान आदमी जिनके पापा पर हमला कर देता है। इसके बाद जिन अपने स्कूल पहुंचता है, जहां पर सभी स्टूडेंट किसी मैसेज की बात कर रहे होते हैं कि कैसे सभी स्टूडेंट्स के फ़ोन पर मैसेज आया कि न्यूज़ में जो मिसिंग लड़की की बात कर रहे थे वो उनके इलाके के पास ही गायब हुई है, लेकिन जिन को कभी ये मैसेज नहीं आया। तुम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मीन, यहाँ इतनी सारी सुंदर लड़कियों में से तुम जैसे चेहरे वाली लड़कियों के साथ तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मिसिंग लड़कियों की फ़ोटोज़ इंटरनेट पर थी और वो सब देखने में काफ़ी सुंदर थी। आई बेट मारने वाले ने उन्हें मारने से पहले काफ़ी मज़े किए होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। न्यूज़ में बताया गया कि उनकी बॉडी में ऐसे कोई साइन नहीं दिखे जिससे कि। ये सुनकर वो दूसरा लड़का उसे मारता है और कहता है कि उसे बीच में बोलने को किसी ने नहीं कहा। इसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं तो जाते जाते उनमें से एक जिन को देखकर उसे धमकाता है, जहाँ दूसरी ओर वो कमज़ोर सा दिखने वाला लड़का जिन को थप्पड़ मारकर चला जाता है। स्कूल एक जंगल की तरह है। ये है मैनी किम, इस जंगल का शेर, सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुझे देखता तक नहीं। ये है पान हान, जो एक भेड़िए की तरह हमेशा मैनी किम के साथ रहता है। वो डायरेक्टली मुझे तंग तो नहीं करता, पर वो कभी भी मुझे ख़त्म कर सकता है। ये है ब्यू पार्क, एक लकड़बग्गा, जो मेरे लिए सबसे खतरनाक है। वो एक कमज़ोर डरपोक है जो अपनी भड़ास मुझ पर निकालता है, क्योंकि मैं उससे भी कमज़ोर हूँ। और मैं इस जंगल का सबसे कमज़ोर जानवर। जिन क्लास में अकेला बैठकर अपने क्लासमेट्स को बाहर खेलते हुए देखता है, उसे बार बार पार्क की बात याद आती है। देख के चल जरा, साला शीशे की आंख वाला चूतिया। ग्लास आई यानी शीशे की आंख। हमें पता चलता है कि स्कूल में जिन को सभी ग्लास आई बुलाते हैं, क्योंकि उसकी एक आंख नकली है। इसके बाद जिन वापस घर जा रहा होता है कि वो देखता है कि पान हान ब्यू पार्क को मार रहा था, क्योंकि वो अपना पर्स नहीं लाया था। वो बताता है कि वो अपना पर्स लाया था, लेकिन पता नहीं उसका पर्स कहाँ गायब हो गया। ये सुनकर पान उसे और मारता है। मेरी सिगरेट्स खत्म हो गई हैं, अब मैं क्या करूं? है बता, मैं क्या करूं? तुझे ये मजाक लग रहा है? आज की रात दारू और इंटरनेट के पैसे कौन देगा? हाँ। ये सुनकर पार कहता है कि वो अभी घर जाकर पैसे लेकर आता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर जिन वहां से निकल जाता है और अपनी पॉकेट से पार्क का पर्स निकालकर खुश होता है कि तभी उसके सामने उसके पापा आ जाते हैं। देखने पर लगता है जैसे उसके पापा को मार पड़ी हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। तूने ही मेरा पर्स चुराया था ना? तुम ही अकेले हो जो जिम क्लास के टाइम क्लासरूम में अकेला बैठा रहता है, ये कहकर कि तुम ठीक फील नहीं कर रहे। बता, तूने मेरा पर्स चुराया था ना? बोल। जिन के मना करने के बाद भी पार्क उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारने लगता है।
इतना ज़्यादा कि जिन बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो एक लड़की की आवाज़ सुनता है। कुछ टाइम के बाद जिन अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। इतने में स्कूल का टीचर आता है और उसे बताता है कि आज वो मरते मरते बचा है, क्योंकि उसके दिल में जो आर्टिफिशियल पाइप्स लगी थी वो काम करना बंद हो गई थी। ये है हमारी नई ट्रांसफर स्टूडेंट, इसी ने तुम्हें बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई थी। हेलो, मेरा नाम क्यून यून है, पर तुम मुझे अपना लाइफ सेवर भी कह सकते हो। इतने में टीचर को एक कॉल आता है और यून जिन को बताती है कि उसने टीचर को कुछ नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। हाँ जिन, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, वो बस यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तब तक मैं इधर ही रुकूंगा। यह सुनकर जिन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। क्या कहा आपने? कौन आ रहा है? तुम्हारे पापा बस पहुँचने ही वाले हैं। निकलो यहाँ से, अभी निकलो। क्या? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम हो कि? मैंने कहा ना दफा हो जाओ। पता नहीं क्यों लेकिन जिन अचानक से घबरा जाता है। वो दोनों को वहां से निकल जाने को कहता है। यह सुनकर यून गुस्से में वहां से चली जाती है। क्या आप मेरे पापा को कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं? यह कहकर जिन बाहर देखता है तो उसे उसके पापा किसी बूढ़ी दादी की मदद करते हुए दिखते हैं। उसे देखकर जिन अपने टीचर की जगह अपने पापा को मारते हुए अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है। सो आज स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं जिन के पापा, जो आज हमें बताएंगे कि हैप्पीनेस क्या होती है। सो सभी बच्चे तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम है डोंगसू सियोन और मैं जिन का फादर हूँ। सो तुम सबको क्या लगता है हैप्पीनेस यानी कि खुशी क्या होती है? एक बच्चा कहता है कि खूब सारे पैसे कमाना, दूसरा कहता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाना और एक कहता है कि फेमस होना हैप्पीनेस है। ऑफ कोर्स इन सब चीजों से तुम्हें खुशी मिल सकती है, लेकिन हमें अक्सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि पैसे कमाने के लिए तुम्हें अपनी नींद खोनी पड़ती है, या फिर फेमस होने के लिए तुम्हें अपनी प्राइवेसी खोनी पड़ती है। ऐसे ही खुद को खुश रखने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। लेकिन बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि कुछ इस तरह की खुशियां भी होती हैं जिन्हें पाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं खोना पड़ता, और वो है लव, काइंडनेस, सर्विस। और इसके साथ ही जिनका फ्लैशबैक खत्म होता है। जिनके पापा टीचर को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन वो बताता है कि उसके बेटे को बचाने वाली एक ट्रांसफर स्टूडेंट थी, जिसके बाद वो टीचर वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद डोंगसू अपने बेटे के पास आता है और अपनी पॉकेट में से एक फटा हुआ पोस्टर निकालता है। मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस था, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या तुमने सब कुछ संभाल लिया? मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस था, इसलिए पूछ रहा हूँ। पर यह पोस्टर तुमने तो नहीं फाड़ा ना? मेरी सबसे पुरानी मेमोरी मेरे हॉस्पिटल बेड पर होने की है। उससे पहले का मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब मैं उठा तो ऑलरेडी मेरी एक आंख जा चुकी थी। मेरी एक आंख असल में शीशे की है, यानी कि ये एक नकली आंख। मेरे दिल में आर्टिफिशियल वॉल्स लगी हैं और मेरी बॉडी के काफ़ी सारे जॉइंट्स में मेटल पिन और प्लेट्स लगी हैं। मेरे लिए चलना फिरना और सांस लेना तक मुश्किल था। हाँ, मैं एक डिसेबल्ड चाइल्ड हूँ। मुझे बताया गया कि मेरी माँ मेरे पैदा होने के कुछ देर बाद ही गुजर गई थी। सो मेरे लिए मेरे पापा ही मेरी दुनिया थे। ऑफ कोर्स सिर्फ तब तक जब तक मुझे उनका असली चेहरा नहीं दिखा। मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये सब करना गलत है, पर मैं अंदर ही अंदर समझ गया था कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। पापा, आप ये सब क्यों कर रहे हो? उस टाइम मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरे पापा क्या कहना चाहते थे। यूजलेस लिटिल बास्टर्ड, अगर तुम मेरे किसी काम के नहीं तो तुम मर क्यों नहीं जाते? एंड यू नो व्हाट, सरप्राइजिंगली मैंने उल्टी करना बंद कर दिया। सो तुमने पोस्टर फाड़ा था क्या? ऑफ कोर्स नॉट, मैं क्यों फाड़ूंगा? यह सुनकर डोंगसू खुश होता है और अपने बेटे से अगले कैंडिडेट की रिकमेंडेशन मांगता है। वेल, किसी जॉब के लिए नहीं बल्कि मर्डर के लिए। यह सुनकर जिन अपने स्कूल बुली मैनी किम का नाम लेता है। यह सुनते ही, लड़का नहीं, किसी लड़की का नाम बताओ। नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, पर जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने एक क्यूट सी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा। तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी उसने। यह सुनकर जिन उससे पूछता है कि क्या वो लड़की उसकी नई, लेकिन यह सुनकर डोंगसू कहता है कि वो लड़की जिनकी माँ जैसी दिखती थी
क्या वो वही नई ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसने तुम्हें बचाया? ये सुन जिन मना कर देता है, लेकिन उसके पापा को थोड़ा शक था। इसके बाद डोंगसू उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के लिए वहां से जाने लगता है कि जाते जाते वो जिन को स्कूल में उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। काले लंबे बाल, हाइट उसकी कुछ 5 फुट 3 इंच, और हाँ, उसके बैग पर कोई कार्टून कैरेक्टर बना था जिसने लाल टोपी पहनी थी। सो ढूंढना उसे, ओके? और पैसे चाहिए हों तो बताना। मेरे पापा एक मर्डरर हैं और मैं उनका हर मर्डर में साथ देता हूँ। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि कैसे अपने पापा के कहने पर जिन एक नादान खोए बच्चे की एक्टिंग करता था ताकि वो एक मासूम लड़की को फंसा सके। ऑफ कोर्स एक बच्चे के साथ होने के कारण पुलिस भी उन पर शक नहीं करती थी। प्रेजेंट टाइम जिन इंटरनेट पर कुछ जिम इक्विपमेंट खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है और घर पर ही पुशअप करने लगता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके पापा को पता लगे कि वो वर्कआउट कर रहा है। जब तक उसके पापा के सामने वो एक कमजोर डरपोक बच्चा है, तब तक वो जिंदा बचा रहेगा। इतने में अचानक उसके पापा घर आ जाते हैं और ये देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पापा लेट आएंगे और वो अभी अभी पुशअप्स करके हटा था। डोंगसू उसे देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो वर्कआउट कर रहा था, लेकिन जिन झूठ बोलता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। खैर, डोंगसू बताता है कि आज उसके बड़े भाई यानी कि जिन के अंकल के घर एक छोटी सी पार्टी है, क्योंकि उनकी बेटी को जॉब मिल गई है। सो वो ध्यान रखे कि वो कोई गलती ना करे। उस पार्टी में ज्यादा कोई नहीं, बस जिन और उसके पापा, उसके अंकल और उनकी बेटी थी। छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर। वहाँ डोंगसू एक लविंग और केयरिंग फादर की तरह बिहेव करता है और दिखाता है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है। बातों ही बातों में अंकल की बेटी डोंगसू से उनकी हेल्थ के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो जिन से कहती है कि अब वो हाई स्कूल में है तो काफी स्ट्रांग हो गया होगा, नहीं? यह सुनकर जिन थोड़ा घबरा जाता है और बातों ही बातों में अंकल बाप बेटे को पंजा लड़ाने को कह देता है। शुरू में जिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर शुरू होते ही जिन अपनी ताकत लगाना शुरू कर देता है। मैं जीतना चाहता हूँ, एक बार ही सही, लेकिन मैं जीतना चाहता हूँ। मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ और जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तब मैं इस राक्षस को खत्म कर दूंगा। देखो तो तुम कब से इतने स्ट्रांग बन गए। और इसी के साथ जिन ये मैच हार जाता है। अंकल उसे कहते हैं कि उसे थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन जिन का ध्यान कहीं और ही था। मेरे पापा ने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा, हमेशा उन्होंने मुझ पर कड़ी नज़र रखी है। अगर उन्हें एक पल के लिए भी लगा कि मैं उनके लिए मुसीबत बन गया हूँ तो वो बिना पलक झपकाए मुझे मार देंगे। अगले दिन जिन स्कूल में देखता है कि हान पार्क को मार रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पार्क ने जिन को मारा था, जिसके चलते वो हॉस्पिटल एडमिट हो गया था। अगर कुछ सीरियस हो जाता तो वो सब मुसीबत में फंस जाते। मैनी पार्क को धमकी देता है और उसे अच्छे से समझाता है कि वो दोबारा ऐसा कुछ ना करे। ये कहकर वो जिन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि कल उसके साथ क्या हुआ था। कल? क्या मतलब तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर मैनी खुश हो जाता है और कहता है कि वो ऐसे ही उसे जाने नहीं देगा। वो पार्क को घुटनों के बल बैठकर जिन से माफी मांगने को कहता है। यह सुनकर पार्क थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन हान उसे जबरदस्ती नीचे लेटाकर उससे माफी बुलवाता है। मैनी उसे दोबारा अच्छे से बोलने के लिए कहता ही है कि अचानक उसकी नज़र जिन के चेहरे पर पड़ती है। वो देखता है कि पार्क को नीचे देखकर जिन काफी खुश था। उन दोनों के जाने के बाद मैनी सोचता है कि क्या जिन सही में उनसे डरता भी है। मैनी किम एक शेर है, पान हान एक भेड़िया और बियो पार्क एक लकड़बगा। ये सब डरावने जरूर है क्योंकि ये सब मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये कभी भी मुझे सही में नहीं डरा सकते क्योंकि मैं एक राक्षस के साथ रहता हूँ। ये है क्यून यून और ये है उसकी फैमिली। उसके दादाजी जो काफ़ी बूढ़े हैं और मेंटली थोड़े ठीक नहीं, वो यून को अपनी माँ समझते हैं। यून उनके लिए खाना बनाकर स्कूल के लिए चली जाती है। आज उसके स्कूल का पहला दिन था और पहले ही दिन वो पार्क को जिन को मारते हुए देखती है। वो जल्दी से आकर उसे रोकती है और देखती है कि जिन तो बेहोश हो चुका है। वो उसकी दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बस टिक टिक की आवाज आती है। जिन उसे बताता है कि उसका दिल नॉर्मली काम नहीं करता, जिसके कारण उसके दिल में आर्टिफिशियल वॉल्व्स लगी हैं। दोनों एक पार्क में अकेले बैठे होते हैं। यून आराम से एक बड़ा आइसक्रीम का टब खा रही होती है। ये उसका इनाम है जिन को बचाने के लिए। यून उससे पूछती है कि वो हॉस्पिटल में ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था। ये सुनकर जिन कुछ नहीं बोलता। तो तुम अपने पापा से नफरत करते हो? हाँ, तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम अपने पापा को हॉस्पिटल आने से कैसे रोक सकते हो? वो रास्ते में तुम्हारे लिए कितना परेशान होंगे, नहीं? ये कहकर यून अपने पापा को याद करती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर जिन बहाना मारता है कि उसे अपने पापा को किसी से मिलवाने में एम्बेरसमेंट फील होती है। यह सुनकर यून कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कितना लकी है। जब तक वो तुम्हारे साथ है तुम उनसे अच्छे से बिहेव क्यों नहीं करते? यह सुनकर जिन गुस्सा हो जाता है और वापस घर जाने लगता है।
ट्रेन में उसे बार बार यून की बात याद आती है। उसे किसने हक दिया मेरी फैमिली के बारे में बोलने का, जिन सोचता है। इतने में एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा होकर आजकल के बच्चों की बुराई करता है कि उन्हें पता ही नहीं कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, कि कोई बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा है, उन्हें अपनी सीट दे। इतने में अचानक मैनी वहां आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को डराकर वहां से भगा देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जिन थोड़ा ऑकवर्ड फील करने ही लगता है कि क्या ये सच है कि तुम्हारे पापा जी कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं? वो जो ब्रिज के पार टावर है उसका आधा हिस्सा तुम्हारे पापा का है, राइट? तुम्हें पता है ना मेरे डैड का बिजनेस तुम्हारे डैड के बिजनेस का एक कंपटीटर है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। ड्यूड, मैंने तो तुझे कभी नोटिस ही नहीं किया था, क्योंकि तू हमेशा अपने में ही खोया रहता है। तू इतना अमीर है पर इतना कमजोर क्यों है? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सेम क्लास की फैमिली से हैं। वैसे तुम इतने डेयरिंग कैसे हो? अभी भी तुम मुझसे बिना डरे मुझे जवाब दे रहे हो। तुम्हारे पीछे किसी का हाथ है, राइट? नहीं सॉरी, ऐसी बात नहीं। डोंट वरी, जब हम दोनों अकेले हों तो ऐसे नर्वस होने की जरूरत नहीं। अच्छा जिन, तुम्हारे पास टाइम है क्या? ये कहकर मैनी उसे जिम ले जाता है, जहां वो जिन को एज ए हेल्पर लेकर खुद बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है। जिन मैनी की ताकत देखकर इम्प्रेस था। इसके बाद दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। जाने से पहले मैनी जिम को वार्निंग देता है कि वो स्कूल में ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो। जिन सोचता है कि मैनी जरूर एक बुली है, लेकिन शायद वो उसकी हेल्प ले सकता है। वो मैनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बॉक्सिंग सिखाए। वो भी स्ट्रांग बनना चाहता है। यह सुनकर मैनी जोर से हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो जिन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वो अभी तक जिंदा सिर्फ उसके पापा के कारण है। मैंने तेरे साथ कुछ घंटे क्या बिता लिया, तू समझता अब हम फ्रेंड्स हैं? नीचे झुक, कुत्ते की तरह नीचे झुक साले। ये सुनकर जिन उसे घूरता है, जिसे देखकर मैनी समझ आता है कि ये लड़का नॉर्मल नहीं, तू सही में डेयरिंग लड़का है। दूसरी ओर डोंगसू एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा होता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद ऐसा लगता है मानो वो रिपोर्टर डोंगसू से काफी इम्प्रेस्ड है और उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड भी है। रात को डोंगसू और वो रिपोर्टर एक साथ एक होटल में रात बिताते हैं। जब वो रिपोर्टर शॉवर में थी तब डोंगसू उसकी आईडी चेक करता है। इतने में वो रिपोर्टर उसके पास आती है कि अचानक डोंगसू को इस रिपोर्टर में अपनी बीवी दिखाई देती है। सुबह जब वो उठता है तो वो डिसीजन लेता है कि वो हॉस्पिटल में मिली उस लड़की को ढूंढ कर रहेगा। अगले दिन यून देखती है कि उसके घर पर कुछ लोन शार्क्स आए थे, जो उसके घर पर पोस्टर चिपकाकर चले जाते हैं। कोई जॉब न मिलने के कारण यून ने किसी से एक जॉब की बात कर रखी थी। ये जॉब एंटरटेनमेंट जॉब थी, जिसमें क्लाइंट्स को ड्रिंक देनी होती है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है और उन्हें खुश करना होता है। लेकिन ये जॉब करने में यून तब हिचकिचा रही थी, लेकिन अब कोई रास्ता ना होने के कारण वो ये जॉब करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी ओर मैनी जिन को ट्रेनिंग दे रहा था, जहां वो उसे इतना कमजोर देखकर हैरान होता है। ये देखकर मैनी उसे पंच करना सिखाता है कि कैसे उसे अपनी बॉडी यूटिलाइज करके एक पावरफुल पंच मारना चाहिए। जिसके बाद मैनी उसे थोड़ी देर और ट्रेनिंग देता है। जिम के बाद दोनों बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं कि मैनी को एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यार ये लड़की फिर से मेरे टाइप की नहीं है, पर पैसे मुझे अच्छे दे देती है, क्या करूं? तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? तुम ये लड़कियों के साथ पैसे कमाने के लिए क्या करते हो? क्या ये कोई पार्ट टाइम जॉब है? यह देखकर मैनी हंसता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी ओर डोंगसू एक सुनसान जगह पर दो लोगों से किसी तरह की डीलिंग कर रहा था। असल में मर्डर के बाद डोंगसू अपने विक्टिम्स के ऑर्गन बेच देता था, लेकिन इस बार ये दो लोग अपनी पिछली डीलिंग्स के पैसे डोंगसू को नहीं देते। ऊपर से वो डोंगसू की असली आइडेंटिटी पता लगा लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अब से वो उसे ऑर्गन्स के पैसे नहीं देंगे, यानी कि अब वो फ्री में काम करेगा। तो क्या जवाब है आपका मिस्टर डोंगसू? मैं यूजुअली मर्दों को नहीं मारता, सो आई एम सॉरी, ओके? और एक और बात, ये कोई मेरी स्टूपिड हॉबी नहीं है, ये कुछ उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें वो ऑर्गन्स इसलिए नहीं देता था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। ऐसा मैं उन लड़कियों के लिए करता था जिन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए ही सही पर अच्छा फील करवाया, उनकी नई जिंदगी के लिए और उनकी एक ब्यूटीफुल फेयरवेल के लिए। ये प्यार है, दूसरी ओर यून उस लड़की के पास काम के लिए जाती है, जो उसे रेडी होने को कहती है और उसे वार्निंग देती है कि वो अपनी रियल एज किसी को न बताए। इसके बाद सभी लड़कियां अपने क्लाइंट्स के सामने खड़ी होती हैं। उनमें से एक यून को पसंद कर लेता है और उसे अपने साथ बिठा लेता है। यून पूरी कोशिश करती है खुद को संभालने की, लेकिन वो आदमी कुछ ज्यादा ही लीचड़ निकलता है। दूसरी ओर बाहर रिसेप्शन में मैनी उस जगह पर आता है जिसके साथ जिन भी था। ये मेरा दोस्त है, थोड़ा सा नादान है, तो सोचा आज इसको मर्द बनाते हैं, तो इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया।
दोनों अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारकर सूट डाल लेते हैं। जिन को समझ नहीं आता कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। मैनी उस लड़की के साथ वहाँ से जाने लगता है और जिन को वहाँ वेट करने को कहता है। बेचारा जिन वहाँ बैठकर इधर उधर देखने लगता है कि वो उठकर एक कैरियोके रूम के पास जाने लगता है। दूसरी ओर रूम के अंदर वो क्लाइंट अपनी भड़ास निकाल रहा होता है कि वो यून से बदतमीजी करने लगता है। यून से ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। ऑफकोर्स अब उसकी छोटी सी मेल ईगो सबके सामने हर्ट हुई है तो वो उसे थप्पड़ मार देता है और उसे उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटता हुआ मैनेजर के पास ले जाने लगता है कि तभी जिन यून को देख लेता है। लेकिन जिन उसे इग्नोर करके वापस जाने ही लगता है कि उसे यून की बात याद आती है। वो वापस उसके पास जाता है और देखता है कि वो आदमी अभी भी उसे मार रहा था। जिन खुद को रेडी करता है और मैनी की सिखाई टेक्निक याद करता है और उस आदमी को एक जोर का मुक्का मारता है, जिसके साथ ही वो बाकी सबको भी हरा देता है और यून को बचाकर उसका हीरो बन जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों नदी किनारे अच्छी तरह से मार खाकर बैठे हुए थे। जब तुम इतने वीक हो तो तुमने उससे फाइट करने की कोशिश ही क्यों की? तुमने बस एक मुक्का अच्छे से मारा है, जिसके बाद उसने तुम्हें अच्छी तरह से धोया। तुम क्या कर रही थी वहां? जिन पूछता है। हाँ, मैं वैसा काम करती हूँ, इससे तुम्हें क्या? लेकिन तुम वैसा काम क्यों कर रही थी? यह सुन यून गुस्सा होती है और बताती है कि उसके पेरेंट्स मरने के बाद उसके ऊपर ढेर सारा लोन छोड़ गए और अब पैसों के लिए कितने लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वो अभी भी एक स्टूडेंट है, सो उसके पास पैसे कमाने का और कोई जरिया नहीं। यह सुनकर जीन पूछता है कि उसका टोटल लोन कितनी अमाउंट का है। 13 करोड़ वॉन, यानी कि 77,32,835 रुपीज। क्या ये काफी सारे पैसे हैं? अगले दिन जिन क्लास में बैठा ये सब सोच रहा होता है। वो सोचने लगता है कि उसके पापा के पास कितने पैसे होंगे। ऑफकोर्स उनके लिए ये पैसे कुछ नहीं। जिन ने यून से कहा था कि वो उसका लोन चुका देगा, लेकिन यून उसे मजाक में लेकर हंसने लगती है। इतने में जिन को उसके पापा का मैसेज आता है कि उन्होंने उसे कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं और लिखा होता है कि क्या उसने उस लड़की को ढूंढा। इतने में मैनी वहां आ जाता है और उसे बताता है कि उनके जाने के बाद उसने सारी सिचुएशन हैंडल कर ली। ऑफकोर्स अब यून उस जगह पर वापस कभी नहीं जा सकती। देखते ही पता चल रहा था कि वो लड़की वैसा काम नहीं कर सकती। हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है, सो वैसा काम करने पर कोई भी गंदा नहीं हो जाता। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी, सो मैं बस नहीं चाहता कि तुम डिसअपॉइंट हो। यह सुनकर जिन मैनी को थैंक्स बोलता है और कहता है कि उसने उसके बारे में फालतू में ही गलत सोचा था। अच्छा, जो कल उसके साथ हुआ था, क्या तुम क्या बात कर रहे हो? कल कुछ हुआ था क्या? यह सुन दोनों चुप हो जाते हैं कि इतने में मैनी को कोई आवाज लगाता है और वो वहां से चले जाता है। जिन क्लासरूम के बाहर देखता है कि यून किसी लड़के के साथ बात कर रही थी। यह देखकर वो जलने लगता है। फिर कुछ और स्टूडेंट यून की बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी क्यूट है। यह सब सुनकर जिन अपने पापा को यह मैसेज भेजने लगता है कि उसने उस लड़की को ढूंढ लिया है, लेकिन उसकी नज़र दोबारा यून पर पड़ती है और वो मैसेज चेंज कर देता है कि वो उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया। जिन की क्लास में आज सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी कि कैसे एक छोटा मेंढक एग की ओर जाता है। ऑफकोर्स टीचर भी अच्छे से नहीं समझा पा रहा था और ना ही लड़के सीरियसली सुन रहे थे। फिर वो टीचर एक लड़के को खड़ा करके प्रोटेक्शन के बारे में पूछता है और सभी लड़के हंसने लगते हैं। टीचर सबको समझाता है कि इस बात को थोड़ा सीरियसली लो, वरना तुम किसी बेचारी लड़की की जिंदगी खराब कर सकते हो। इन सब के बीच बेचारे जिनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। ये मेंढक के बच्चे से उनका क्या मतलब? ये स्पर्म कैसे बाहर आता है? और एग वो कहाँ है? ये सब लड़की की जिंदगी कैसे खराब कर सकते हैं? और ये सब सवाल लेकर वो पहुंच जाता है यून के पास। ये पॉर्न क्या होता है? जिनका यह सवाल सुनकर यून हक्की बक्की रह जाती है। वो उसे डांटने लगती है कि ऐसा सवाल वो उससे क्यों पूछ रहा है। ओके, पॉर्न एक मूवी की तरह होती है, यून बताती है। अच्छा, मूवी होती है, पर टीचर सेक्स एजुकेशन की क्लास में फिल्मों की क्यों बात कर रहे थे? ये सुन यून अपना माथा पकड़ लेती है। वो उसे जैसे तैसे थोड़ा बहुत कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन अपना जिन ठहरा बेवकूफ, सो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उससे पूछती है कि क्या उसने जूनियर हाई स्कूल में इसके बारे में नहीं पढ़ा था? तो वो बताता है कि ये क्लास सिर्फ 2 टाइम ही लगी थी। एक बार उसने अटेंड नहीं की थी और दूसरी बार कुछ ज्यादा ही थ्योरेटिकल था, सो उसे कुछ समझ नहीं आया। ऑफ कोर्स जिनके कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे तो वो ये सब कैसे समझ पाता। तो यून उसे घर पर जाकर इंटरनेट पर ये सब सर्च करने को कहती है। हाँ, आई नो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, पर तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं बताया? ये सुन जिन कांपने लगता है और अपने पापा की हैवानियत उसे याद आने लगती है। अचानक जिन उल्टी करने लगता है। यून को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर जाकर जिन इंटरनेट पर पॉर्न सर्च करता है, लेकिन सेफ सर्च लगा होने के कारण इंटरनेट पर कुछ नहीं आता। अगली सुबह जिन मैनी और उसकी गैंग के साथ होता है, जहां मैनी जिन को एक सवाल पूछता है, एक फाइट में सबसे जरूरी क्या होता है? ब्रूटैलिटी? वेल, मैं ये आंसर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर गट्स सबसे जरूरी होते हैं फाइट में।
वो पान और जिन को आमने सामने खड़ा करता है और बताता है कि पान ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर उसमें फाइट करने के गट्स हैं तो वो उसकी आंख पर हमला कर सकता है, या उसे काट सकता है, या फिर उसकी आंखों में रेत फेंक सकता है। चाहे कुछ भी करना पड़े, जीतो। अपने डर पर काबू रखो और अपने दुश्मन पर बिल्कुल भी दया न दिखाओ। यही फाइट करने का तरीका है। इस ट्रेनिंग के बाद मैनी जिम को वापस भेज देता है और उसे जिम में मिलने को कहता है। उसके बाद पान मैनी से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जवाब में मैनी बताता है कि वो ये सब बस मजे के लिए कर रहा है और कुछ नहीं। दूसरी ओर यून अपने घर की ओर जा रही होती है। उसे जिन की बातें याद करके हंसी आती है कि वो कितना बेवकूफ है, लेकिन साथ में ही उसे जिन का डरा हुआ चेहरा भी याद आता है। शायद उसे किसी तरह का ट्रॉमा है, यून सोचती है। रास्ते में उसे एक शॉप दिखती है जहां वो आइसक्रीम लेने का सोचती है। वो देखती है कि शॉप वाले को एक पार्ट टाइमर की जरूरत है, सो वो अंदर चले जाती है। इतने में पीछे से एक गाड़ी आती है और गाड़ी में से डोंगसू निकलता है, जो उस शॉप के अंदर चला जाता है। सो भाई, कैसी लगी तुम लोगों को ये स्टोरी? आई नो मैच्योर और डार्क थीम है, पर मैं काफ़ी दिनों से स्टोरी पर वीडियो बनाना चाहता था। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है और सेटिस्फाइंग एंडिंग भी है। सो आई गेस अगर व्यूज़ ठीक ठाक होंगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूंगा। और हाँ, किसी को इस मानवा का नाम जानना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी स्टोरी। एक्सप्लेनेशन ठीक थी या फिर कोई कमी रह गई मुझसे, तो ज़रूर बताना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो क्लासरूम ऑफ इलीट की होगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।